नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे लोक कला, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फोक आर्ट। लोक कला या फोक आर्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1886 में किसने किया? तो ये किया था इंग्लैंड के प्रसिद्ध पुरातत्वविद विलियम जॉन थॉम्स ने। इंग्लैंड के प्रसिद्ध पुरातत्वविद जिनका नाम था विलियम जॉन थॉम्स, इन्होंने 1886 ईस्वी में सबसे पहले लोक कला शब्द का प्रयोग किया था। लोक कला का एक उदाहरण आप यहाँ इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि लोक कला के अंतर्गत किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। लोक कला विषय के अध्ययन का प्रारंभ हुआ यूरोप में सन 1687 में जॉन आब्रे की पुस्तक रिमेन्स ऑफ जेंटलिज्म एंड जुडाइज्म के लेखन के साथ। जॉन आब्रे की जो पुस्तक थी रिमेन्स ऑफ जेंटलिज्म एंड जुडाइज्म, इसके लेखन के साथ ही लोक कला विषय का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। लोक कला किस शब्द का रूपांतर माना जाता है? तो ये माना जाता है अंग्रेजी के फोक शब्द का। अंग्रेजी के फोक शब्द का रूपांतर लोक कला शब्द को माना जाता है। लोक कला का प्रारंभ हुआ प्रागैतिहासिक चित्रों से। प्रागैतिहासिक चित्रों से लोक कला का प्रारंभ माना जाता है। लोक कला का विस्तृत रूप कहाँ दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है धार्मिक रीति रिवाजों में। धार्मिक रीति रिवाजों में लोक कला का विस्तृत रूप आपको देखने को मिल जाएगा। लोक कला की परिभाषा है जन जन की, जन जन द्वारा व जन जन हेतु निश्रित कला। जन जन की, जन जन द्वारा व जन जन हेतु निश्रित कला लोक कला की परिभाषा कही जाती है। लोक कला है मानव समूह की सहज अभिव्यक्ति का एक स्वरूप। मानव समूह की सहज अभिव्यक्ति का एक स्वरूप लोक कला को माना जाता है। भारतीय लोक कला क्या है? यह मूलतः ग्रामीण आंचलों में जन सामान्य और आदिवासी विशिष्ट समूहों द्वारा धारित एवं संरक्षित कला है। लोक कला क्या है? तो लोक कला है यह मूलतः ग्रामीण आंचलों में जन सामान्य और आदिवासी विशिष्ट समूहों द्वारा धारित एवं संरक्षित कला है। लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण किस दृष्टि से किया गया? तो मांगलिक दृष्टि से लोक कला के अंतर्गत पशु पक्षियों का चित्रण देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोक कला का उदाहरण प्राप्त होता है मृद भांडों से। मृद भांडों से, जिसको मिट्टी के बर्तन कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोक कला का उदाहरण प्राप्त होता है। मौर्य काल में लोक कला का रूप दिखाई देता है यक्ष यक्षिणी प्रतिमाओं के रूप में। यक्ष यक्षिणी की जो प्रतिमाएं हुआ करती थी मौर्य काल में लोक कला के रूप में दिखाई देती हैं। अजंता में लोक कला का उदाहरण प्राप्त होता है अलंकरण के रूप में। लोक कला के जो उदाहरण है वो विभिन्न विभिन्न जगह पर विभिन्न विभिन्न माध्यमों से या विभिन्न विभिन्न तरीकों से देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश चित्रों में लोक कला के नमूने किस रूप में पाए जाते हैं? गुजरात पटोला कपड़े के छापे व बूटेदार बुनाई के रूप में। गुजरात पटोला कपड़े के छापे व बूटेदार बुनाई के रूप में अपभ्रंश चित्रों में लोक कला के नमूने देखने को मिलते हैं। राजपूत कला के विकास में किस कला का योगदान है? तो लोक कला का योगदान राजपूत कला के विकास में देखने को मिलता है। आज जो भारतीय लोक कलाओं व आदिवासी कलाओं को विश्व स्तर पर पहचान मिली है, उनमें किन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो बेरियर एल्विन, स्टेला क्रेमरिस, कमला देवी चट्टोपाध्याय व पुपुल जयकर। बेरियर एल्विन, स्टेला क्रेमरिस, कमला देवी चट्टोपाध्याय व पुपुल जयकर जो हैं, इन सभी विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय लोक कला व आदिवासी कलाओं को विश्व स्तर पर पहुंचाने में। लोक कला के प्रमाणिक उल्लेख एवं नमूने किस शताब्दी से मिलने आरंभ होते हैं? तो ये मिलने आरंभ होते हैं 20वीं शताब्दी से। 20वीं शताब्दी से लोक कला के प्रमाणिक उल्लेख व नमूने देखने को मिलते हैं। भारत में लोक कला को जीवित रखा है स्त्रियों ने। इसके अंतर्गत हम जो लोक कलाएं पढ़ेंगे वो हैं सांझी, चौक पूर्णा व कोहबर, मधुबनी, वर्ली, अल्पना, मांडना, रंगोली, ऐपण, गोदना, कलमकारी व सोहराई। ये सभी कलाएं हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सांझी से। किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला सांझी है? तो ये है मथुरा की। मथुरा की जो प्रमुख लोक कला है उसको सांझी के रूप में जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं मथुरा में।
मथुरा में गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। सांझी कहाँ की लोक कला है? तो ये है मथुरा की, जिसको ब्रज क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ब्रज क्षेत्र की कला कौन सी है या लोक कला कौन सी है, तो सांझी कहा जा सकता है। सांझी किसे कहते हैं? गोबर से दीवार पर किया गया आलेखन सांझी कहलाता है। गोबर के द्वारा दीवार पर जो आलेखन किया जाता है उसे सांझी के रूप में जाना जाता है। सांझी लीला क्या है? ब्रज में कृष्ण की उपासना हेतु किया गया आलेखन सांझी लीला कहलाता है। ब्रज में कृष्ण की उपासना हेतु किया गया आलेखन ही सांझी लीला कहलाता है। राम सोनी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि उन्होंने 26 मीटर लंबा व 11 मीटर चौड़ा कटवर्क सांझी सैंडलियर बनाया था, जिसे लंदन में प्रदर्शित किया गया था। राम सोनी जो थे, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। और इन्हें ये ख्याति क्यों प्राप्त हुई थी? क्योंकि इन्होंने 26 मीटर लंबा व 11 मीटर चौड़ा कटवर्क सांझी सैंडलियर बनाया था। सांझी लोक कला किस पर बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है भूमि पर। भूमि पर सांझी लोक कला बनाई जाती है। सांझी लोक कला के प्रमुख कलाकार हैं विजय और मोहन वर्मा। विजय और मोहन वर्मा जो कलाकार हैं वो सांझी लोक कला के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। अगली कला है चौक पूर्णा व कोहबर। चौक पूर्णा व कोहबर लोक कला है। चौक पूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? तो ये परंपरा है उत्तर प्रदेश की। अभी जो हमने सांझी पढ़ी थी वो केवल मथुरा क्षेत्र की थी, जो कि उत्तर प्रदेश में ही आता है। और चौक पूर्णा जो लोक चित्रण कला की परंपरा है वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश की परंपरा मानी जाती है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये कोहबर लोक कला का एक उदाहरण है, जिसको बनाया गया है कलाकार सीता देवी के द्वारा। सीता देवी के द्वारा कोहबर लोक कला का एक उदाहरण यहाँ आप देख रहे हैं। कोहबर लोक कला का प्रचलन किन क्षेत्रों में है? तो उत्तरी मध्य भारत जैसे अवध, पूर्वांचल और मिथिला क्षेत्र तथा नेपाल की तराई क्षेत्र, विशेषकर जनकपुर अंचल में कोहबर लोक कला का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए अब देख लेते हैं लोक कलाएं और उनके स्थान। कौन सी लोक कला किस स्थान पर पनपी है या शुरू हुई है? तो मधुबनी की शुरुआत हुई थी बिहार से, जो कि अब पूरे भारत में देखने को मिलती है और इसके अलावा विदेशों में भी इसकी चर्चा देखने को मिलती है। रंगोली महाराष्ट्र की है, वर्ली महाराष्ट्र की है, कोहबर है उत्तर प्रदेश की, चौक पूर्णा भी उत्तर प्रदेश की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की है, अल्पना है पश्चिम बंगाल की, अहपन है बिहार की, मांडना है राजस्थान की, मांडा भी इसको कहा जाता है, मांडा या मांडना, फुलकारी है हरियाणा और पंजाब की, कांथा है पश्चिम बंगाल की, कलोटी है गुजरात की, फड़ है राजस्थान की। ये सभी थी लोक कलाएं और उनके स्थान। कोहबर में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? पिसा हुआ चावल, गेरू व खड़िया। पिसा हुआ चावल, गेरू व खड़िया का प्रयोग कोहबर में किया जाता है। कोहबर लोक कला के लिए उपयुक्त धरातल है भित्ति। भित्ति जो है वो कोहबर लोक कला के लिए उपयुक्त धरातल मानी जाती है। अब आती है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो मधुबनी है बिहार की लोक कला। जमुना देवी जो हैं वो मधुबनी के लिए विशेषकर जानी जाती हैं। किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो ये रखती हैं मधुबनी से। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये चित्र बिहार की मधुबनी पेंटिंग का या लोक कला का एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। इस तरीके के चित्रों को बिहार की मधुबनी पेंटिंग में समाहित किया जाता है या बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग की चित्रकार सीता देवी को बिहार सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इन्हें सम्मानित किया था राज्य पुरस्कार से। राज्य पुरस्कार से सीता देवी को सम्मानित किया गया था। 1975 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को सम्मानित किया? तो ये किया था जगदम्बा देवी को। जगदम्बा देवी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1975 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सीता देवी कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये है मधुबनी के पास जितवारपुर गांव की। मधुबनी के पास जो जितवारपुर गांव है वहाँ की रहने वाली हैं सीता देवी। मधुबनी लोक कला की किस कलाकार को 1981 में पद्मश्री, 1984 में बिहार रत्न तथा 2006 में शिल्प गुरु सम्मान से विभूषित किया गया था? तो ये हैं सीता देवी। सीता देवी जो हैं इन्हें
मधुबनी लोक कला की ये कलाकार हैं। इन्हें 1981 में पद्मश्री, 1984 में बिहार रत्न और 2006 में शिल्प गुरु सम्मान से विभूषित किया गया था। प्रसिद्ध मधुबनी आर्टिस्ट गंगा देवी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में मधुबनी आर्टिस्ट गंगा देवी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 2011 में किस मधुबनी लोक कला आर्टिस्ट को पद्मश्री मिला? तो ये मिला था महासुंदरी देवी को। महासुंदरी देवी को 2011 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 2017 में पद्मश्री सम्मान किस मधुबनी कलाकार को दिया गया? तो बउआ देवी को 2017 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। पद्मश्री पुरस्कार जो मधुबनी पेंटिंग के लिए दिए गए थे वो इस प्रकार हैं। पहला जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1975 में, ये मिला था जगदम्बा देवी को। इसके बाद 1981 में जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो मिला था सीता देवी को। इसके अलावा 1984 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था गंगा देवी को। 2011 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था महासुंदरी देवी को। 2017 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था बउआ देवी को। मधुबनी पेंटिंग के लिए धरातल होता है द्विआयामी। द्विआयामी धरातल पर मधुबनी पेंटिंग को बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग को कहा जाता है मिथिला चित्रकला। मिथिला चित्रकला के रूप में मधुबनी पेंटिंग को जाना जाता है। तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों को किस पेंटिंग से आच्छादित किया गया है? तो ये किया गया है मधुबनी से। मधुबनी से तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों को आच्छादित किया गया है। मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है भित्ति व भूमि पर। भित्ति तथा भूमि दोनों पर मधुबनी पेंटिंग को बनाया जाता है। मधुबनी लोक कला में किन रंगों का प्रयोग होता है? तो ये होता है प्राकृतिक रंगों का, जिसके अंतर्गत हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल, सफ़ेद रंग के लिए पिसा हुआ चावल व दूध आदि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग मधुबनी लोक कला में किया जाता है। मधुबनी लोक कला में प्रयुक्त रंग होते हैं चटक, जैसे गहरा लाल, हरा, नीला और काला। चटक रंगों का प्रयोग मधुबनी कला में किया जाता है, जिसके अंतर्गत गहरा लाल, हरा, नीला और काला रंग सम्मिलित हैं। मधुबनी चित्रों में निखार लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है पीला, गुलाबी व नींबू रंग। पीला, गुलाबी व नींबू रंग का प्रयोग मधुबनी चित्रों में निखार लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मधुबनी लोक कला चित्रण विधि है चिकनी मिट्टी व गाय के गोबर के मिश्रण में बबूल की गोंद मिलाकर दीवारों की लिपाई की जाती है। तत्पश्चात रेखांकन कर रंगों को सपाट भर दिया जाता है। चिकनी मिट्टी, गाय का गोबर और बबूल की गोंद का एक मिश्रण बनाया जाता है। इससे दीवारों को लेपा जाता है और इसके बाद रेखांकन करके सपाट रंगों को इसमें भर दिया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में जिन देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है वे हैं माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार। माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश व विष्णु के 10 अवतार मधुबनी पेंटिंग में इन देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। मधुबनी लोक कला के प्रमुख कलाकार हैं बउआ देवी, यमुना देवी, शांति देवी, चानो देवी, बिंदेश्वरी देवी, चंद्रकला देवी, शशिकला देवी, लीला देवी, गोदावरी दत्ता, भारतीय दयाल, चंद्रभूषण, अंबिका देवी तथा मनीषा झा। एक बार फिर से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। मधुबनी लोक कला के जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं बउआ देवी, यमुना देवी, शांति देवी, चानो देवी, बिंदेश्वरी देवी, चंद्रकला देवी, शशिकला देवी, लीला देवी, गोदावरी दत्ता, भारतीय दयाल, चंद्रभूषण, अंबिका देवी, मनीषा झा। अगली आती है वर्ली पेंटिंग। वर्ली लोक कला का संबंध है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से वर्ली लोक कला का संबंध माना जाता है। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? तो ये है महाराष्ट्र की। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये वर्ली पेंटिंग का एक उदाहरण है। इस चित्र को जिव्या सोमा द्वारा चित्रित किया गया है। जिव्या सोमा एक वर्ली आर्टिस्ट हैं।
वर्ली पेंटिंग किसके द्वारा बनाई जाती है? तो महाराष्ट्र के एक जनजाति वर्ली द्वारा वर्ली पेंटिंग को बनाया जाता है। वर्ली पेंटिंग बनाई जाती है दीवारों पर वर्ली पेंटिंग को बनाया जाता है। यशोधर डालमिया द्वारा लिखित पुस्तक द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वर्लिस में वर्ली पेंटिंग को कितने पहले का माना जाता है? तो इसका समय माना जाता है 2500 से 3000 ईस्वी पूर्व। 2500 से 3000 ईस्वी पूर्व यशोधर डालमिया द्वारा लिखित पुस्तक द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वर्लिस में वर्ली पेंटिंग को माना जाता है। वर्ली पेंटिंग किसके समान है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका के रॉक आश्रयों में 10,000 ईस्वी पूर्व के बनाए गए उनके शिलाचित्रों के समान वर्ली पेंटिंग को माना जाता है। वर्ली पेंटिंग को मध्य प्रदेश की भीमबेटका के रॉक आश्रय में 10,000 ईस्वी पूर्व के बनाए गए उनके चित्रों के या शिलाचित्रों के समान इसको माना जाता है। वर्ली पेंटिंग में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ली पेंटिंग में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। वर्ली चित्रकार सफ़ेद रंग किससे बनाते थे? तो चावल के पेस्ट से वर्ली चित्रकार सफ़ेद रंग को बनाया करते थे। वर्ली पेंटिंग में पृष्ठभूमि में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो गेरुआ रंग का प्रयोग वर्ली पेंटिंग में पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता है। वर्ली पेंटिंग की प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिव्या सोमा। जिव्या सोमा को वर्ली पेंटिंग की प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाना जाता है। अब आती है अल्पना लोक कला। अल्पना लोक कला कहाँ की लोक कला है? तो पश्चिम बंगाल की जो लोक कला है उसे अल्पना लोक कला के रूप में भी जाना जाता है। पारंपरिक रूप से अल्पना में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो गीले रंगों, चावल के पाउडर को पानी में मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक रूप में अल्पना में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो गीले रंगों का प्रयोग अल्पना में किया जाता है, जिसमें चावल के पाउडर को पानी में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल की अल्पना लोक कला का एक उदाहरण है। ज्योमितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में होता है? तो अल्पना लोक कला में ज्योमितीय रूपकारों का प्रयोग किया जाता है। अल्पना में कुमारी कन्याएं श्रृंगार एवं गृहस्थी जीवन के कौन से उपादान रखती हैं और क्यों? कंघी, मछली, धान आदि सुखद गृहस्थी जीवन की कामना हेतु अल्पना में कुमारी कन्याएं श्रृंगार एवं गृहस्थी जीवन में उपादान रखती हैं। कल्पना में कुमारी कन्याएं एवं श्रृंगार गृहस्थी जीवन के उपादान रखती हैं कंघी, मछली, धान आदि के सुखद गृहस्थी जीवन की कामना हेतु। बंगाल की आधुनिक लोक कला का संबंध है मोहनजोदड़ो की कला से। मोहनजोदड़ो की कला से बंगाल की आधुनिक कला का संबंध माना जाता है। किसने कला भवन शांति निकेतन में अन्य विषयों के साथ साथ अल्पना को एक अनिवार्य विषय बना दिया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने शांति निकेतन कला भवन में अल्पना को अनिवार्य विषय बनाया था। अल्पना के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो गौरी देवी का महत्वपूर्ण योगदान अल्पना के लिए देखा जाता है। कला भवन शांति निकेतन में अल्पना की जननी कौन थी? तो गौरी देवी को अल्पना की जननी कला भवन शांति निकेतन में माना जाता है। अगली लोक कला है मांडना। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान से मांडना लोक कला संबंधित है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये राजस्थान की मांडना लोक कला का एक उदाहरण है। कामसूत्र में उल्लेखित 64 कलाओं में किसे स्थान प्राप्त है? तो मांडना को 64 कलाओं में स्थान प्राप्त है जो कि कामसूत्र में उल्लेखित है। मांडना के लिए किस लकड़ी के बने ब्रुशों का प्रयोग किया जाता है? तो खजूर तथा बांस की लकड़ी के बने ब्रुशों का प्रयोग मांडना कला के लिए किया जाता है। खड़िया के अतिरिक्त मांडना में और कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? गेरू, हिरमिच, चावल का आटा, हल्दी आदि रंगों का प्रयोग खड़िया के अतिरिक्त मांडना कला में किया जाता है। मांडना में सफ़ेद रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग वो शांति का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, इसलिए मांडना में सफ़ेद रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। मांडना का अर्थ है रेखाओं द्वारा की गई सज्जा। रेखाओं द्वारा की गई सज्जा मांडना कला के रूप में जानी जाती है। मांडना कला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो मीणा जनजाति से मांडना कला संबंधित है। मांडना कला में कौन से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है? शतरंज का आकार, तरंग की आकृति, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज आकृतियों का प्रयोग
मांडना कला में किया जाता है। पाबूजी के फड़ के लिए राजस्थान में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जो है वो पाबूजी के फड़ के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पाबूजी के फड़ के लिए शाहपुर, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़ प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। अगली लोक कला है रंगोली। रंगोली वैसे तो महाराष्ट्र की लोक कला है, परंतु पूरे भारत में रंगोली का उतना ही प्रचलन है जितना कि महाराष्ट्र में। रंगोली कितने प्रकार से बनाई जाती है? तो 2 प्रकार से रंगोली को बनाया जा सकता है, सूखी रंगोली तथा गीली रंगोली। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये महाराष्ट्र की रंगोली का एक उदाहरण है। रंगोली के लिए उपयुक्त धरातल है भूमि। भूमि जो है वो रंगोली के लिए एक उपयुक्त धरातल माना जाता है। पारंपरिक रंगोली बनाने में प्रयोग किए जाते हैं गेरू, सफ़ेद खड़िया, चावल, सिंदूर, हल्दी और सूखा आटा। गेरू, सफ़ेद खड़िया, चावल, सिंदूर, हल्दी व सूखा आटा का प्रयोग पारंपरिक रंगोली बनाने के लिए रंगों के रूप में किया जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली वंदना जोशी को किस लोक कला को बनाने में महारत हासिल है? तो ये है रंगोली को। रंगोली को बनाने में महारत हासिल है महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली वंदना जोशी को। पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की वह पहली महिला जिन्होंने 7 फरवरी 2004 को दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था, तो ये थी वंदना जोशी। वंदना जोशी ने 7 फरवरी 2004 को दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। ये रंगोली इन्होंने पानी के ऊपर बनाई थी। पानी पर रंगोली बनाने वाले दूसरे कलाकार हैं राजकुमार चंदन। राजकुमार चंदन जो है वो दूसरे कलाकार हैं पानी पर रंगोली बनाने वाले, और पहली कलाकार हैं वंदना जोशी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक रंगोली पहुंचाने वाली पहली महिला कलाकार कौन थी? ये थी विजय लक्ष्मी मोहन। विजय लक्ष्मी मोहन ने सिंगापुर में 3 अगस्त 2003 को रिकॉर्ड बनाया था। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक रंगोली पहुंचाने वाली पहली महिला कलाकार थी। अब आती है ऐपण। ऐपण लोक कला किस प्रदेश की है? तो उत्तराखंड की लोक कला को ऐपण लोक कला के रूप में जाना जाता है। परंपरागत ऐपण में आलेखन का स्वरूप होता है ज्योमितीय। ऐपण जो कला होती है लोक कला वह ज्योमितीय आकारों का प्रयोग करके बनाई जाती है। वासुधारा क्या है? ऐपण का एक प्रकार जिसे गृहद्वार, पूजा वेदिका, तुलसी के पौधे के चारों ओर लगाया जाता है। वासुधारा जो है वो ऐपण का एक प्रकार है जिसे गृहद्वार, पूजा वेदिका, तुलसी के पौधे के चारों ओर लगाया जाता है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं ये ऐपण लोक कला का एक उदाहरण है जो कि उत्तराखंड की है। चावल से बने घोल को जिसका प्रयोग ऐपण में किया जाता है कहलाता है, तो ये कहलाता है विश्ववार। विश्ववार चावल से बना घोल है जिसका प्रयोग ऐपण में किया जाता है। लक्ष्मी चौकी क्या है? दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी के पूजन के लिए पूजा गृह की दीवार पर बनाए जाने वाला आलेखन लक्ष्मी चौकी कहलाता है। दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी के पूजन के लिए पूजा गृह की दीवार पर बनाया जाने वाला आलेखन लक्ष्मी चौकी कहलाता है। ऐपण किस शब्द से बना है? इसका क्या अर्थ है? ऐपण संस्कृत शब्द का आलेपन से बना है जिसका अर्थ है लीपना। ऐपण शब्द जो है वो संस्कृत के आलेपन शब्द से बना है जिसका अर्थ है लीपना। अगली कला है गोदना जो कि महाराष्ट्र की है। गोदना लोक कला महाराष्ट्र से संबंधित है। इसको इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। गोदना कला क्या है? शरीर की त्वचा पर रंगीन आकृतियां उत्कीर्ण करने के लिए अंग विशेष पर घाव करके, चीरा लगा के अथवा सतही छेद करके उनके अंदर लकड़ी के कोयले का चूर्ण, राख या फिर रंगने के मसाले भर दिए जाते हैं। घाव भर जाने पर खाल के ऊपर स्थायी रंग आकृति विशेष बन जाती है। यही आपकी गोदना कला कहलाती है। गोदना कला को किस जाति के लोगों ने आगे बढ़ाया? तो दुसद, पासवान, हरिजन। दुसद, पासवान, हरिजन जाति के जो लोग थे इन्होंने गोदना कला को प्रोत्साहित किया।
गोदना कला को टेक्सटाइल के रूप में किसने विकसित किया? सफा आनोबाई, रामकेली व बुद्ध कुंवर। सफा आनोबाई, रामकेली व बुद्ध कुंवर ने गोदना कला को टेक्सटाइल के रूप में विकसित किया। अगली आती है कलमकारी लोक कला। कलमकारी लोक कला कहाँ की कला है? तो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की लोक कला को कलमकारी लोक कला के रूप में जाना जाता है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश की कलमकारी लोक कला का एक उदाहरण है। कलमकारी क्या है? एक हस्तकला का प्रकार जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छपाई की जाती है या छाप बनाई जाती है, यही कलमकारी कला कहलाती है। कलमकारी कला की विधि है, सर्वप्रथम सूती वस्त्र को रात भर गाय के गोबर के घोल में डुबोकर रखा जाता है। अगले दिन इसे धूप में सुखाकर दूध मांड के घोल में डुबोया जाता है। बाद में अच्छी तरह से सुखाकर इसे नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते में कूटा जाता है। कलमकारी में किस रंग के प्रयुक्त होते हैं या किस रंग का प्रयोग होता है? तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कलमकारी कला में किया जाता है। कलमकारी में किस प्रकार के रंग प्रयुक्त होते हैं? तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कलमकारी में किया जाता है। कलमकारी में चित्र करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है या रंगों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो पौधों की पत्तियों, पेड़ों की छाल व तनों से रंगों को प्राप्त कर कलमकारी कला में प्रयोग किया जाता है। अगली आती है सोहराई लोक कला। सोहराई लोक कला का प्रचलन कहाँ है? तो ये है झारखंड के जमशेदपुर व हजारीबाग जिले में। झारखंड के जमशेदपुर व हजारीबाग जिले में सोहराई लोक कला का प्रचलन देखने को मिलता है। ये जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, ये उदाहरण है झारखंड के हजारीबाग का बादाम क्षेत्र, जो सोहराई लोक कला का एक उदाहरण है। सोहराई कला है आदिवासी कला। आदिवासी कला के रूप में सोहराई कला को जाना जाता है। सोहराई कला की प्रसिद्ध कलाकार हैं रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी जो हैं वो सोहराई लोक कला की प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। सोहराई कला बनाई जाती है सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी व गोबर से। सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी व गोबर के द्वारा सोहराई लोक कला बनाई जाती है। आज का आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।